Okay, before proceeding to the next article, let's discuss some of the term that is the banked road. यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है banked road से रिलेटेड, ठीक है। banked road क्या होता है? आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन की होगी, जैसे कोई बड़ा सा रोड होता है, ठीक है, बड़ा कर्व रोड होता है, बड़ा ज़्यादा स्टीप होता है जो रोड, तो वहाँ पे हमने एक मतलब एक तरह की टेक्निक यूज की होती है। बट आप टेक्निक क्या होती है कि वो रोड एक तरफ से इस तरह से उठाया होता है, एक तरफ से वो हायर एज पर होता है, दूसरी तरफ से उसका एज जो होता है वो लोअर कर दिया होता है। कुछ इस तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास मान लो ये फ्लैट सरफेस रोड है, ठीक है। जैसे मोड़ आएगा तो मोड़ के पास मैंने क्या किया होगा, इसको इस तरीके से कुछ उठाया होगा। यहाँ से ऐसे रोड आ रहा है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इस रोड को इस तरह से ना रखते हुए क्या किया हुआ है, ऐसे रख दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है। क्या साइंस है? क्योंकि हमारे पास जो अगर फ्लैट रोड अगर मैं रखता तो मेरे पास यहाँ पे मान लो मोड़ काटने के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी बन रही है वो कितनी बन रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी बन रही है मेरे पास वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। बट सम ऑफ द यू गाइस यू नॉट फॉलो दैट रूल ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड। आप क्या करोगे, आप बड़ी फास्ट से लेके जाना चाहते तो क्या होता है, आप बाहर गिर जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, आप स्लो डाउन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, बाहर गिर जाओगे। तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस रोड को, ये जो मोड़ है मेरे पास, यहाँ से आ रहा है जो मोड़, इस तरीके से मोड़ काट रहा है, ये रोड को शो कर रहा हूँ, तो इस रोड को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, एंगल पे ऊपर थोड़ा सा इन कर दिया, ठीक है। ये एंगल देने का फायदा क्या हुआ, पहले जब वेलोसिटी मेरी फ्लैट रोड पे ऊपर कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल देने की वजह से क्या हुआ, ये अब वेलोसिटी जो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड थी पहले, तो अब ये अप्रोक्सीमेटली हो सकती है 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी इस मोड़ को काटोगे तब भी आप आराम से इस मोड़ को काट लोगे, ठीक है। दैट मीन्स यू इजिली नेगोशिएट दैट रोड। तो इस तरीके से होता है हमारा रोड, ठीक है। इस तरीके से हमने किया होता है, इसको कर्व कर दिया होता है एट अ सर्टेन एंगल थीटा, ठीक है। और इसी रोड को हम क्या बोलते हैं, बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड, ठीक है। इनर एज जो होता है वो लोअर होता है, इनर एज लोअर, और आउटर एज क्या होता है, आउटर एज हायर बनाया होता है, ठीक है। मतलब उसको थोड़े सर्टेन एंगल के ऊपर उठा दिया होता है। तो इस तरीके से मोड़ काटता हुआ सामने की तरफ आएगा ये। तो आपने देखा होगा यूजुअली अगर बैजनाथ की बात कर लेते हैं तो बैजनाथ का जो मंदिर के नीचे जो रोड जाता है, तो वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आफ्टर राइट जो होता है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ, और नीचे वाला जो स्टीप कर्व होता है वो वहाँ से नीचे किया होता है, ठीक है। तो वो इसी वजह से नीचे किया होता है ताकि हम जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द रोड इज कॉल्ड एज द बैंक्ड सर्कुलर रोड बोला जाता है इस तरह के बैंकिंग को। अच्छा, आफ्टर डिस्कसिंग द बैंक सर्कुलर रोड, बैंक रोड के बारे में आप लोगों को पता चल गया, इसमें इनर एज जो लोअर किया होता है, आउटर एज जो ऊपर हायर कर दिया होता है, ठीक है, एक सर्टेन एंगल के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक सर्कुलर रोड। और यूजुअली हम ये कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास बड़े सटीप से मोड़ होते हैं, ठीक है। कर्व जो होंगे, मतलब रोड के ऊपर जो कर्व होंगे बड़े सटीप से होंगे, तो उनको ही यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते हैं रोड, बैंक सर्कुलर रोड बनाते हैं, ठीक है। और दे आर एट एन एंगल ऑफ द थीटा। अब देखो यहाँ पे इस बैंक सर्कुलर रोड के ऊपर जब कार मूव कर रही है, सपोज दैट दिस वन इज द कार मूविंग ऑन द रोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे दो कंपोनेंट तो यूजुअली बनाने ही पड़ेंगे। कौन से? एक तो वेट, इसका वेट किस तरफ अप्लाई करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू M इंटू G, ठीक है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R। इससे पहले जो आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें इस तरह से फ्लैट रोड के ऊपर थी कार, ठीक है, तो वेट नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा था mg, और नॉर्मल रिएक्शन जो थी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि दोनों तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे थे। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? वेट तो इस तरफ लाइज कर रहा है जबकि नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेट अपवर्ड नहीं है, वो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस डायरेक्शन में चली गई है, ठीक है। तो क्या हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रेजोल्यूशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। यूजुअली हम जो रेजोल्यूशंस करते हैं वो वेट की करते थे, ठीक है, बट इन दिस केस हम यहाँ पे रेजोल्यूशंस करेंगे वो नॉर्मल रिएक्शन की करेंगे। किसकी करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है। एग्जैक्ट अपोजिट, कहाँ पे एक्चुअल में इस कंपोनेंट को होना चाहिए था, बस इतना याद रखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे होता है जहां पे एक्चुअल में उस कंपोनेंट को होना चाहिए था।
अगर मैं वेट को रिजोल्व करता तो ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनना था। अब मैं आर को रिजोल्व कर रहा हूँ तो आर को एक्चुअल में कहाँ पे होना चाहिए था, वेट को एग्जैक्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए था। तो जहाँ पे उस कंपोनेंट को होना चाहिए था, जहाँ से वो कंपोनेंट शिफ्ट हुआ है, कंपोनेंट इस तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है, बाय द एंगल ऑफ थीटा, कितने एंगल से आप इस इंक्लाइन प्लेन को उठाते चलोगे उतनी एंगल से ये आर शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट किसका काम करेगा, आर कॉस थीटा का काम करेगा। रही बात है। तो इसके एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पर कौन सा कंपोनेंट बनता है, दैट इज आर साइन ऑफ थीटा। नाउ यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे मैंने लिखा है विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्फ रोड और टायर्स के बीच का फ्रिक्शन को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ऐसे पूछोगे कि ऐसा क्यों, जबकि रोड और टायर के बीच में तो फ्रिक्शन होता ही होता है, ठीक है, तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन क्यों कर रहे हैं। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी वैलिड फॉर द एरोप्लेन्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब एरोप्लेन्स हवा में उड़ते हैं इस तरीके से तो वो भी तो कर्व करते हैं, कितने एंगल पे उसको टर्न करना पड़ेगा, ठीक है, या कितनी कर्व उसको लेना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी के साथ उसको कर्व करना पड़ेगा। तो दिस एक्सप्रेशन स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द एरोप्लेन्स व्हिच आर फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, एंड दे आल्सो टुक द कर्व। जैसे फाइटर प्लेन है, इतनी एनिमल्स के कैंप में जाते हैं तो बड़ी ही फास्ट रेस से उसको मुड़ना पड़ता है, तो उनको अपने विंग्स के एंगल किस तरीके से टर्न करना पड़ेंगे, कितने एंगल पर टर्न करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये है विदाउट फ्रिक्शन आर्टिकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको। तो जैसा कि हम पहले कर रहे थे, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन है, वेट है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, रिजॉल्व कर दिया हमने आर कोस थीटा आर साइन थीटा। आर कोस थीटा क्या कर रहा है, वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, वेट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय आर कोस थीटा। तो कीप दैट इक्वेशन नंबर 1। क्या हुआ, आर कोस थीटा किसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, वेट को, तो मैंने आर के ठीक अपोजिट लिख दिया, एम जी इक्वल टू आर कोस थीटा। अब दूसरा एक और बात, कार ऑन है सर्कुलर रोड, और सर्कुलर रोड के लिए मैंने अभी एक टर्म आपको याद रखने को बोली थी, कोई भी ऑब्जेक्ट जाए किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन अगर आप स्टडी करोगे तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का एनरोलमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कार जो है सर्कुलर रोड में है, ठीक है, या फिर एरोप्लेन जो है सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा एक तरह के, जिसका रेडियस कितना होगा, आर के बराबर होगा रेडियस, ठीक है, कितना होगा, आर के इक्विवेलेंट होगा। तो इस सर्कुलर रेडियस के ऊपर है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है जो उसको घुमा रही है, सर्कल में घुमा रही है, तो वो फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा है, पहले वाले केस में तो मैंने बोल दिया कि टायर्स और सरफेस के बीच में, जो रोड के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा था, वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि ये तो विदाउट फ्रिक्शन हम कर रहे हैं, जब एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो वहां पे तो टायर तो सरफेस तो होगा ही नहीं, तो वहां पे फ्रिक्शन तो सवाल ही नहीं उठता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का पता करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक याद रखोगे, जो भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ लाइज करेगा, अब देखो आर साइन थीटा किस तरफ लाइज कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स भी किस तरफ एक्ट करती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आर साइन थीटा कंपोनेंट ही क्या करेगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए मैं इसको लिखता हूं एफ सी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि आर साइन थीटा कंपोनेंट ही क्या प्रोवाइड करवाएगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। अब इस इक्वेशन, दो इक्वेशनें बना दी मैंने यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन को एक्सेस करते हैं और वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कैसे करें एक्सेस, यहाँ पे आर आ रहा है, एफ सी आ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं, पहले तो हमने फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन को इक्वेट कर दिया था इजीली, ठीक है, तो इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पे हमें, हमारे पास वो चीज है ही नहीं, फ्रिक्शन फोर्स नहीं, तो आर को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या करता है यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। अब ऐसा क्यों नहीं, 1 को 2 से क्यों नहीं किया मैंने डिवाइड, क्योंकि मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, एक्चुअली उस टास्क को अपने माइंड में रखो पहले, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, वी मैक्सिमम निकालना है मुझे। तो वेलोसिटी मुझे कहाँ पे मिलेगी, इन सारे एक्सप्रेशन को एसेस करो, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं मिलेगी, यहाँ कहीं पे वेलोसिटी नहीं मिलेगी, जबकि इस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी मिल जाएगी मेरे को, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, एम डी स्क्वायर अपॉन आर, मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिल रही है। तो ऑब्वियसली मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूंगा, तो क्या करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड ना करूं तो क्या करूं, तो इस एफ सी को मैं ऊपर रखता हूँ और एम की दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि इसको ज्यादा रेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे करूंगा एफ सी अपॉन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एम जी,
यहाँ पे लिखूंगा आर साइन थीटा एफ सी वाली इक्वेशन, और दूसरे लिखूंगा आर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आर कट जाएगा। एफ सी की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम जी। थर्ड पार्ट आएगा तो थर्ड पार्ट आर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन अपॉन कोस किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, टैन ऑफ थीटा के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एम जी के साथ एम जी कट गया, तो बी आपने निकालना है, आर जी को उठाओ इस तरफ ले जाओ, आर इंटू जी इंटू टैन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आओ बी की वैल्यू जो बन के आई है आर इंटू जी इंटू टैन ऑफ थीटा होल अंडर रूट, which is the expression for the maximum velocity। किसके लिए एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर ए कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड। कहां पर, बैंक्ड सर्कुलर रोड के ऊपर, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन। जब विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे होंगे, एरोप्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइटर जेट प्लेन्स जो होते हैं जो स्पेस में कर्व करते हैं, ठीक है, तो उनको कितने एंगल पर बेंड होना पड़ेगा। तो आप लोगों को चाहिए क्या, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी है। मान लो एक एरोप्लेन है घूम रहा है, ठीक है, चल रहा है पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, तो उसको कितने एंगल पर उसको ये करना पड़ेगा। तो एंगल निकालना हो तो आर जी को इस तरफ ले जाओ तो एंगल भी आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, एंगल आपके पास दिया है, आर आपके पास दिया है, जी तो कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप उस तरीके से मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द कार ऑन ए बैंक सर्कुलर रोड विदाउट फ्रिक्शन।